हाँ जी, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम को क्वेश्चन करने थे बीआरएस के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के मॉड्यूल के। अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, दो इलस्ट्रेशन हमें दे रखी है। एक तो नॉर्मल वही इलस्ट्रेशन है, बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के बेस पर, और एक अमेंडेड कैश बुक के बेस पर इलस्ट्रेशन। देखिए, अगर मैं आज ही क्लास में क्वेश्चन कराता हूं तो मुझे एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, क्योंकि अमेंडेड वाला नहीं करा पाऊंगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वो या फिर वो मैंने आपको रिवाइज नहीं कराया है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन ना कराकर पहले एक बार अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जो कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। एंड देन उसकी अगली क्लास में हम क्वेश्चंस कर लेंगे, जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल के, दो क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लेंगे क्लास में, तो बढ़िया हो जाएगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैंने डिसाइड किया है कि आप एक बार अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। दो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, एक बार अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। जब वो हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों क्वेश्चन करा लूंगा मॉड्यूल के, जो दे रखे हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, राइट। अब अमेंडेड कैश बुक एक डिटेल कॉन्सेप्ट होगा, रिवीजन में वो ढंग से हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने अपनी रेगुलर क्लास का जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इसकी वीडियो अटैच कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पर मैं रेगुलर क्लास की वीडियो अटैच करूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उन चीज को रिवीजन कराने का पर्पज नहीं है। रिवीजन में कराऊंगा, किसी को समझ नहीं आएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन में उस वही चीज ढंग से क्लियर हो पाती है जो माइंड में रहती है, जो चीजें पहले से दिमाग में रहती है थोड़ी बहुत। हाँ यार, थोड़ा सा भूल गया हूँ, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा सा भूल गया हूँ, वो रहता है तो करा देते हैं रिवीजन। तो इसमें उन स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जाएगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और से पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है उन्होंने तो अमेंडेड कैश बुक मैंने पढ़ाया था, वही वीडियो है, आप 1.5 की स्पीड में देख लेंगे। वो जो पेड स्टूडेंट है मेरे, और जो नहीं है वो अपना 1 की स्पीड में देख के या 1.25 की स्पीड में देखकर आराम से अमेंडेड कैश बुक पढ़ी। तो आज की क्लास में अमेंडेड कैश बुक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल के जो दोनों क्वेश्चन है वो कवर करके चैप्टर को खत्म करते हैं, राइट। चलिए, अटैच कर रहा हूँ वीडियो, देखिए सर आप अपन। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास के अंदर हम बीआरएस में नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक एक करके लिख रहा हूं। पहले आप नोट्स उतार लीजिए, फिर बाद में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक अमेंडेड कैश बुक, लिखेंगे के साथ साथ sometime in order to find out, sometime in order to find out the correct balance of cash book, the correct balance of cash book, correct balance of bank or cash, or cash, to amend the cash book, to amend the cash book before preparing of BRS, before preparing of BRS, bank reconciliation statement. Before preparing of BRS, BRS should be prepared BRS should be prepared by taking the balance shown by the
amended cash book. तीसरा, the student should remember that usually two types of transaction are recorded in amended cash book. पहली ट्रांजैक्शन, item which were not at recorded in cash book. Second, any error made in cash book. Any error made in cash book. उतारिए जल्दी से। थोड़ी जगह और चाहिए मुझे। फोर्थ पॉइंट, rest of all transaction will go to BRS और बाकी सब ट्रांजेक्शन BRS में जाएगी। उतार लीजिए जल्दी से एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट नोट है वो लिखिए। It must be remembered that preparation of amended cash book is possible only when the balance as per cash book is given or overdraft balance as per cash book is given. नहीं, when balance as per cash book is given, whether it is overdraft or favorable. Whether it is overdraft or favorable. But it must be cash book balance. It must be cash book balance. कैश बुक बैलेंस होना चाहिए।
Step to be followed. Step to be followed. Open a cash book with bank column only, whether favorable or unfavorable, और ओवरड्राफ्ट, वेदर फेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट. दूसरा स्टेप, अगेंस्ट द आइटम दैट इज which are not recorded in cash book and error made by cash book, error made in cash book, and error made in cash book. तीसरा, close the amended cash book, close the amended cash book and find out the amended balance, and find out the amended cash balance. Prepare BRS. Last step, prepare BRS by taking the balance of amended cash book. जो कि स्टेप 3 से निकला था. लो जी, तो यहां पर मेरा खत्म हो गए सारे नोट्स ऑफ अमेंडेड कैश बुक. ज्यादा बड़े हो गए तो एक एरा 4 पॉइंट एंड फिर इंपॉर्टेंट नोट के बाद फिर 4 स्टेप्स. आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट. देखिए, अमेंडेड कैश बुक क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. पहले में और अब में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे और अब क्या करेंगे वो समझते हैं. देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करते थे, हम एक कैश बुक बनाते थे. ठीक है, हमने कैश बुक बनाई होती थी और यहां पर लिखते थे टू बैलेंस बीडी. ठीक है, फिर जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जो पैसा आएगा बैंक में, पैसा आने का ट्रांजैक्शन डेबिट करते थे. फिर जितने भी बैंक से पैसा जाएगा हम क्रेडिट करते थे. और लास्ट में लेते थे बाय बैलेंस सीडी, कि हमारे बैंक में इतना पैसा बच गया कैश बुक के अनुसार. ये हमारे बैंक में इतना पैसा बच गया कैश बुक से हिसाब से हमारे बैंक में इतना पैसा बच गया. फिर यही चीज हम पासबुक में देखते थे कि पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है. पासबुक में क्लोजिंग बैलेंस यहां पर दे रखा होता है बिल्कुल लास्ट में, महीने के एंड में क्लोजिंग बैलेंस देखते थे और ऐसे करके चेक करते थे. अगर इन दोनों में डिफरेंस आता था, कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में अगर डिफरेंस आता था, तब जाकर इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम बीआरएस बना देते. ये काम करते थे अभी तक हम अपना क्लोजिंग बैलेंस लेते थे कैश बुक का. लेट सपोज कि ये आता है 50,000 रुपीज और ये आता है 45,000. तो ये डिफरेंस क्यों आया, इस डिफरेंस को ठीक करते थे और एक नई स्टेटमेंट बनाते थे. इन डिफरेंस को ठीक करने के लिए कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच कराने के लिए हम डिफरेंस को ठीक करते थे. अभी तक हम इतना कर रहे थे. अब इस डिफरेंस की वजह क्या हो सकती है, मैंने आपको पढ़ाया कि हमने चेक इशू करा पर पेमेंट के टाइम पर जो नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट कराया पर क्लियर नहीं हुआ, वो सारी ट्रांजैक्शन करी जो बैंक ने रिकॉर्ड करी पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई.
बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड करा पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, या वो सभी ट्रांजेक्शन जिसमें हमने गलती कर दी, या तो हमने गलती कर दी कि अपनी कैश बुक में, या बैंक ने अपनी पासबुक में गलती कर दी। तो ये इन रीजन की वजह से डिफरेंस आते थे, और डिफरेंस हमें रीजन हमें गिवन होता था और उससे हम ठीक करते थे। उसमें हम क्या करते थे, उससे हम यहाँ पर डिफरेंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उससे हम बीआरएस बनाते थे। बट अब क्या होगा, अब क्या होगा, पहले से अब क्या चेंज आया, ठीक है, पहले से अब क्या चेंज आया हुआ है। देखिए अब क्या होगा, हमें कैश बुक दोबारा बनाएंगे। हमारे को क्या होगा कि कैश बुक दे रखा होगा, अब क्या होगा, कैश बुक जो हमारे पहले से गिवन थी, यहां पर हमने बाई बैलेंस सीडी निकाला, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया, और ये क्लोजिंग बैलेंस क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि भैया वो सारी ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में गलती हुई है, जिस ट्रांजेक्शन से किस में गलती हुई है, सिर्फ कैश बुक में गलती हुई है। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है जिसमें कैश बुक में गलती हुई है, वो ट्रांजेक्शन जो बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड हुई है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं वो कैश बुक वाली ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, और वो ट्रांजेक्शन जो कैश बुक के अंदर एरर हुआ है, कैश बुक में गलती कर दी। कहता है ये दो ट्रांजेक्शन जो है, कौन सी दो ट्रांजेक्शन, दो ही ट्रांजेक्शन हो जो कैश बुक में इफेक्ट करती है। पहली ट्रांजेक्शन, वो सारी ट्रांजेक्शन जो बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड हुई है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, वो ट्रांजेक्शन ले लो। और वो सारी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश बुक में गलती हुई है, एरर कैश बुक में आया है, वो ट्रांजेक्शन ले लो। कह रहा है भैया ये सारी ट्रांजेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ट्रांजेक्शन कैश बुक को इंपैक्ट कर रही है। अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक को इंपैक्ट करती है तो आप इस बैलेंस से बीआरएस मत बनाओ। तो कह रहा है इस कैश बुक को पहले ठीक करो। वो सभी ट्रांजेक्शन जो कैश बुक को इंपैक्ट कर रही है तो आप उस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में ही ठीक करो, और फिर भी अगर बैलेंस मैच ना करे तो फिर जाकर बीआरएस बनाकर ठीक करना। बेसिक ये कह रहा है कि अब आपको कैश बुक दोबारा बनानी है। अब आपको क्या करनी है, ये कैश बुक दोबारा मेंटेन करनी है। अब एक कैश बुक दोबारा बनाओ, ठीक कैश बुक बनाओ, उसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, हम कैश बुक बनाएंगे, ठीक कैश बुक बनाएंगे, और वो सभी गलती जो मैंने करी है, मैंने देखा, ये देखो ये मेरे को बैलेंस दे रखा है, मैं यहां लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी। अब इस बैलेंस के अंदर वो सभी गलती ढूंढूंगा जो गलती कैश बुक को इंपैक्ट कर रही है। कैश बुक को जो गलती कर रही है, जो ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश बुक में गलती हुई है, जिस ट्रांजैक्शन से इंपैक्ट कैश बुक में आया है, वो ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश बुक में ही ठीक करूंगा, और एक नया बैलेंस निकालूंगा, और ये कहूंगा इसमें कुछ गलतियां तो मैंने यहीं ठीक कर दी, कैश बुक वाली गलती कैश बुक में ही ठीक कर दो। ठीक है, तो कैश बुक हमारा पहले से बना था ये, इसके बाद हमने दोबारा बनाया। और क्यों बनाया, क्योंकि हमने वो गलती ठीक करी कैश बुक में जो कैश बुक को इंपैक्ट कर रही थी। अब कैश बुक वाली गलती सिर्फ कैश बुक में ठीक कर दी। इसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा, इस बैलेंस से अगर अब भी पासबुक से मैच नहीं हुआ तो अब रिमेनिंग गलती बीआरएस बनाकर ठीक करना। ये कह रहा है सर, रिमेनिंग गलती को बीआरएस बनाकर ठीक करना। तो सर ये कहता है अब आपको एक नई कैश बुक बनानी है दोबारा। आपने बना रखी थी वो तो ठीक है, दोबारा बनाओ कैश बुक, और वो सभी गलती जिससे कैश बुक पे इंपैक्ट आता है उसको ठीक करो, सिर्फ कैश बुक में ही ठीक करना। उसके बाद बैलेंस निकालना, फिर देखना क्या बैलेंस पासबुक से मैच हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर अब ये वाला बैलेंस लेते हुए, क्योंकि कुछ गलती तो यहां ठीक कर दी, गलती ठीक करने के बाद जो बैलेंस आएगा ये वाला बैलेंस लेते हुए दोबारा बीआरएस बनाना। दोबारा क्यों, एक ही बार बनाना, एक बार तो कैश बुक बनाया, फिर बीआरएस बनाना, और बीआरएस बनाकर रिमेनिंग गलती को ठीक करना। सिंपल सी कहानी यह है, कैश बुक वाली गलतियां अब बीआरएस में ठीक नहीं होगी, अब अमेंडेड कैश बुक में ठीक होगी। दोबारा कैश बुक बनाएंगे उसमें ठीक करेंगे, एंड जो बिना कैश बुक वाली इंपैक्ट वाली गलतियां है, ट्रांजैक्शन है, वो बीआरएस में ठीक होगी। इसे इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया, अमेंडेड कैश बुक नाम दिया। बताइए, पढ़ो सर। पढ़िए पढ़िए, अब क्या कह रहा है, समटाइम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट बैलेंस ऑफ बैंक और कैश। कभी कभी हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है बैंक का करेक्ट बैलेंस, और बैंक जो कैश बुक का बैंक कॉलम है ना, उसका करेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमने कैश बुक बना रखा होता है, जो भी हमने कैश बुक बना रखा होता है, उस कैश बुक में सर कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक होती है, उसमें मिस्टेक ये होती है कि हमने कैश बुक
में कुछ ऐसी गलतियां कर दी होती है जो बैंक वाले ने तो रिकॉर्ड करना, हम कैश वाले कितनी सारी ट्रांजैक्शन करी है जिसमें हमने बोला था कि यार बैंक ने रिकॉर्ड करी पर हम रिकॉर्ड करना भूल गए, वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही ठीक करो, दोबारा से कैश बुक बनाओ और उस कैश बुक को नाम देना अमेंडेड कैश बुक। इसमें मतलब अमेंडेड कैश बुक का मतलब है मैं कैश बुक दोबारा बना रहा हूं और कैश बुक वाली गलतियां सिर्फ कैश बुक में ठीक कर रहा हूं, बीआरएस वाली स्टेटमेंट में नहीं ठीक कर रहा, उसमें बाकी ठीक करूंगा, सिर्फ कैश बुक वाली गलती कैश बुक में ही ठीक करनी है, इसलिए दोबारा से कैश बुक बना रहे हैं। तो क्या रहा है, अमेंडेड कैश बुक बनाना बीआरएस बनाने से पहले आपको एक दोबारा से कैश बुक बनानी पड़ेगी। अमेंडेड कैश बुक का मतलब है दोबारा से कैश बुक बनाओ और कैश बुक वाली गलती है सिर्फ कैश बुक में ठीक कर दो और जो बाकी गलती है वो बीआरएस में बना देना। बीआरएस शुड बी प्रिपेयर बाय टेकिंग द बैलेंस सो बाय द अमेंडेड कैश बुक। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि देखिए अमेंडेड कैश बुक बनाऊंगा मैं, ये मैंने अमेंडेड कैश बुक बनाया, इसमें कुछ गलतियां ठीक कर दी, कुछ डेबिट मारा होगा, कुछ क्रेडिट मारा होगा, कुछ गलतियां ठीक कर दी। अरे गलती ठीक करने के बाद जो बैलेंस आएगा इस बैलेंस को बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक बैलेंस, अमेंडेड कैश बैलेंस। इस बैलेंस को लेते हुए बीआरएस बनाना। क्यों सर, अगर मैं इसी बैलेंस को लेकर बीआरएस बनाऊंगा तो ये गलती जो ठीक करी थी वो इंपैक्ट कहां पड़ा इस पे? अरे इसमें इंपैक्ट पड़ेगा तभी ना जब इस बैलेंस में से ये कुछ आइटम मैं ऐड करूंगा, कुछ आइटम माइनस करूंगा तभी आएगा। तो ये वाले बैलेंस के अंदर कह सकता हूं ना ये गलती इफेक्ट हो गई है, मतलब ये गलती ठीक हो गई है। इस वाले बैलेंस के अंदर गलती कहां ठीक हुई है? इस वाले बैलेंस के अंदर गलती हो जाती है ठीक। मैंने जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में डाला होगा वो इस वाले बैलेंस में ठीक होगा या इस वाले में ठीक होगा? सर इस वाले में होगा ना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग बैलेंस है, इसमें गलती है, फिर मैंने कुछ आइटम ऐड करा, कुछ एसेस करा, फिर जो रिमेनिंग बच गया वो है ये बैलेंस जिसमें मैंने गलती ठीक करके रख दी है। अब इस बैलेंस से मैं क्या बनाऊंगा, दोबारा से क्या बीआरएस बनाऊं, मैं दोबारा से नहीं बीआरएस बनाकर ठीक करूंगा। तो कह रहा है बीआरएस बनाते टाइम आपको बैलेंस जो अमेंडेड कैश बुक में दिखेगा ना क्लोजिंग, वो लेते हुए बीआरएस बनाना है क्योंकि वो उसमें कुछ गलती ठीक हो चुकी है। स्टूडेंट को रिमेंबर करना है ये दैट टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन ही अमेंडेड कैश बुक में आती है। दो टाइप की ट्रांजैक्शन ही आप अमेंडेड कैश बुक के अंदर लाते हो। पहली ट्रांजैक्शन ये है कि वो ट्रांजैक्शन जो पासबुक में रिकॉर्ड हुई, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। देखो, इन विच वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं तो कैश बुक में रिकॉर्ड करो, उसको बीआरएस में ठीक मत करो, कैश बुक में रिकॉर्ड करके ठीक करो। और वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुई पर गलत हुई, उसको भी कैश बुक में ठीक करो। तो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन गलत हो गई या रिकॉर्ड नहीं हुई वो कैश बुक वाले आइटम में ठीक करना, और बाकी कोई ट्रांजैक्शन जो कैश बुक से रिलेट नहीं कर रहा वो बीआरएस में ठीक करना। रेस्ट ऑल ट्रांजैक्शन विल गो टू द बीआरएस। समझ में आ गया? आगे ये वाली लाइन पढ़ो, इंपॉर्टेंट नोट पढ़ो एक बार। देखिए, it must be remembered that the preparation of amended cash book is possible only when the balance as per cash book is given, whether it is overdraft or favorable। कहता है अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो आप अमेंडेड कैश बुक नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पासबुक के बैलेंस अगर हमें गिवन होगा तो हम बैंक के पॉइंट से सोचते हैं और बैंक कैश बुक थोड़ा मेंटेन करता है। तो कैश बुक कौन मेंटेन करेगा? अकाउंट होल्डर। और अकाउंट होल्डर अगर कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो उसके पास बैलेंस एज पर कैश बुक होना चाहिए। पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन होना चाहिए? बैलेंस एज पर कैश बुक, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो चाहे फेवरेबल, पर कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए। अरे कैश बुक मेंटेन करने के लिए मुझे कैश बुक का बैलेंस पता होना चाहिए ना स्टार्टिंग, तभी तो मैं ठीक करूंगा। अब क्वेश्चन ने मुझे पासबुक का बैलेंस बता रखा है तो फिर कैश बुक कैसे मेंटेन करूंगा? तो वही कह रहा है कि स्टूडेंट को ये रिमेंबर करना है कि भाई अमेंडेड कैश बुक बनाना तभी पॉसिबल है जब हमें क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस दिया हो। हाँ, चाहे वो फेवरेबल दिया हो, बैलेंस बीडी डेबिट वाला दे रखा हो, चाहे क्रेडिट वाला बीडी दे रखा हो, चाहे ओवरड्राफ्ट दे रखा हो, बस कैश बुक का होना चाहिए। कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तभी मैं कैश बुक बना सकता हूं ना दोबारा। अब मुझे पासबुक का बैलेंस देगा तो कैश बुक कैसे मेंटेन करूंगा? तो इसलिए नोट के लिए लिख दिया कि भैया अमेंडेड कैश बुक बनाना तभी पॉसिबल है जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिए रखा हो। हाँ, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो चाहे फेवरेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस कैश बुक का होना चाहिए बैलेंस। अब देखो नीचे देखो, ओपन अ कैश बुक। स्टेप कैसे बोलेंगे? पहले मैं एक नई कैश बुक बनाऊंगा बैंक कॉलम वाली, बस चाहे फेवरेबल हो चाहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिए रखा हो, वो बनाऊंगा सिर्फ कैश बुक। उसके बाद सेकंड में क्या करा है, वो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी और कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुई पर गलत हुई, एरर हो गया, वो ट्रांजैक्शन को ठीक करूंगा कैश बुक वाले के अंदर ही। फिर कैश बुक का जो नेट बैलेंस निकलेगा उसको निकालते हुए मैं एक क्या बनाऊंगा? बीआरएस बनाऊंगा। प्रिपेयरिंग अ बीआरएस बाय टेकिंग अ अमेंडेड कैश बुक बैलेंस। ये है कॉन्सेप्ट। अब ये कौन सा आपको सब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करोगे। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के आप समझ नहीं पाएंगे, पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही हम चीजें समझ पाएंगे ना। अब हमने ये थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया पर क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। तो आइए, तो हम पांचवो क्वेश्चन देख रहे हैं। पांचवो क्वेश्चन
डिपेंड कर रहा है अमेंडेड कैश बुक से। हाँ, यहां पर कैश बुक का बैलेंस सीडी और बीडी दोनों दे सकता है। मतलब अगर मेरे को बोल रहा है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं कैश बुक की स्टार्टिंग करूंगा टू बैलेंस बीडी से, डेबिट साइड से। अगर कह रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो स्टार्टिंग होगी बाई से, बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड से होगा बीडी। ओपनिंग बैलेंस आपको अगर क्रेडिट वाला दे रखा है तो ओवरड्राफ्ट है, डेबिट वाला दे रखा है तो फेवरेबल है। तो कह रहा है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो ओवरड्राफ्ट है, मतलब मुझे क्रेडिट बैलेंस दे रखा है शुरुआत का, ठीक है, 5,000 रुपए। और कह रहा है बैंक पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 4200, मतलब मुझे 5,000 को 4200 लेकर आना है। मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, मेरे को दोनों बैलेंस पता है, यहाँ पासबुक का भी पता है और कैश बुक का भी पता है, और दोनों ही ओवरड्राफ्ट है। तो मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है अमेंडेड कैश बुक, और वो कैश बुक से ही स्टार्ट कर पाओगे। तो आपको जो 5,000 रुपए दे रखा है, ये दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ अमेंडेड कैश बुक, कि हाँ 5,000 रुपए आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब इसको 4200 पे टच कराना है आपको। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन है, कह रहा है चेक 2400 रुपए का इशू करा बट नॉट इन कैश कस्टमर, 2400 रुपए का चेक इशू करा इन कैश बाय द कस्टमर, कस्टमर ने कैश इन कैश नहीं करा, चेक डिपॉजिट करा क्लियर नहीं हुआ, कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो ये वाली ट्रांजेक्शन दिख रही है आपको, कि वो कलेक्शन चार्जेस जो बैंक ने तो डेबिट करा पर हमने रिकॉर्ड नहीं करा, अब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे इसको, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, फिर देखो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा नई वाली अमेंडेड। चेक डिसऑनर्ड हुआ, बैंक ने डेबिट करा पर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, चलो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड बैंक, फिर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ 400 रुपए। अब कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर अमेंडेड कैश बुक, क्योंकि पता है आपको कि अमेंडेड कैश बुक बनाने के बाद जो उसका बैलेंस आएगा ना क्लोज, उससे बीआरएस बनाएंगे, उससे बीआरएस बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले में क्या क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, वो सभी ट्रांजैक्शन करेंगे जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, बैंक में रिकॉर्ड हुई है, वो वाली ट्रांजैक्शन ही कैश बुक में आती है। और या तो लिखा हो कि हमने कैश बुक में गलती कर दी, हमने गलती कहां कर दी, कैश बुक में। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसमें अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए, और बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, कुछ ट्रांजैक्शन को अमेंडेड कैश बुक के अंदर ठीक करना है और कुछ को बीआरएस में ठीक करना है। करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले यहां पर डालेंगे आप, करना वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था, बाय बैलेंस बीडी। देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट साइड से आता है, यहां लिख भी देता हूं, ओवरड्राफ्ट है ये। कितना आ गया जी, 5,000 रुपए मुझे दे रखा है और मुझे 4200 पे लेकर आना है इसको। अब मैं वाली ट्रांजेक्शन ढूंढूंगा जो पासबुक में रिकॉर्ड हुई, कैश बुक में नहीं हुई, एक, और वाली ट्रांजेक्शन ढूंढूंगा जो कैश बुक में हुई पर गलत हुई, दो। ठीक है, एरर कहीं पर लिखा हो कि हमने 500 को 550 कर दिया कैश बुक में, 600 को 800 कर दिया कैश बुक में, ये तो समय को हमारे को दे रखी है 3 ट्रांजेक्शन, लिखा हुआ है साफ साफ। कौन कौन सी है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1 एरी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2 एरी, और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3 एरी, और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 4 एरी। ये 4 ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई तो करो उसको रिकॉर्ड। तो आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे को कलेक्शन चार्जेस डेबिट करे, बैंक ने काटे कलेक्शन चार्जेस। अब खुद समझो आप, हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है, 5,000 रुपए, वही सेम चीज, हमारा 5,000 नेगेटिव बैलेंस है। अब एक बात मुझे बताओ, 5,000 मेरा नेगेटिव बैलेंस है, बैंक में से 100 रुपए डिडक्ट करता है। 100 रुपए कैसे डिडक्ट करेगा, बैंक मेरी लायबिलिटी बढ़ाएगा ना, अरे मेरे अकाउंट में पैसा थोड़ी ना है, कैसे काट लेगा बैंक मेरा, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। बैंक ने कलेक्शन चार्जेस डेबिट करे, मतलब पैसे काटा, और काट नहीं सकता वो, क्योंकि मुझे बैंक को 5,000 देना है उल्टा, तो वो 100 रुपए कैसे काटेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, वो लायबिलिटी इंक्रीज कर देगा, बस काटेगा थोड़ी ना, वो कहेगा भाई 5,000 देने थे पहले, 100 रुपए और दोगे, अब 5100 रुपए दोगे, और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा, तो क्या करना है मुझे अपनी लायबिलिटी को बढ़ा देना है, मुझे अपनी लायबिलिटी को बढ़ाऊंगा। भाई कैश बुक से पासबुक में आने के लिए क्या करना होगा, लायबिलिटी बढ़ानी होगी। अब मेरी बात सुनना, लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्रेडिट साइड में डालोगे, और लायबिलिटी घटाने के लिए डेबिट साइड में। अरे 5,000 को 5100 करने के लिए 100 यहां ऐड करना पड़ेगा ना, तो लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट और लायबिलिटी घटाने के लिए डेबिट। लो जी, बाय कलेक्शन चार्जेस से हमारी अपनी लायबिलिटी बढ़ गई, सिंपल है। वहां भी ऐसे ही करते थे हम, वहां पर बीआरएस में जाकर 5,000 में ऐड कर देते थे, बस यही तो करते थे, बस अब वहां ऐड ना करिए, कैश बुक में ऐड कर रहे, और कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही है। जो चीज पहले हम स्टेट बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करते थे, वो ट्रांजैक्शन उसमें कैश बुक में कर रहे हैं, और कुछ वही कर रहे हैं।
और कैसे करना है, वही ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम 5000 में 100 रुपए बढ़ा देंगे। अगली ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, अगली ट्रांजेक्शन कह रहा है कि देखो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, फिर से पैसा काट लिया। अब पैसा कैसे काट सकता है बैंक, काट ही नहीं पाएगा, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। हाँ, तो काटेगा नहीं, लायबिलिटी बढ़ा देगा, और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा, तो मेरे हिसाब से मेरे बैंक की लायबिलिटी 5000 ही है और बैंक ने मेरी लायबिलिटी 5300 कर दी। तो मुझे क्या करना है, अब कैशबुक से पासबुक में पहुंचने के लिए फिर दोबारा 300 से लायबिलिटी इंक्रीज कर देनी है। कर दो भैया, इंटरेस्ट से मेरी लायबिलिटी फिर से बढ़ गई 300 रुपए से। अगला कह रहा है चेक डिसऑनर्ड हुआ, चेक डिसऑनर्ड हुआ, बैंक ने, हमने चेक दिया, डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए थे, दोबारा काट लेगा वो हमसे। कह रहा है डेबिट कर दिया, चेक डिसऑनर्ड हुआ ना, उसकी वजह से आपके बैंक में से पैसा दोबारा काट लिया गया। कैसे काटेगा यार, पैसा ही नहीं है, लायबिलिटी बढ़ाएगा बस। क्योंकि अगर मेरे पे 5000 होता तो मैं कहता भाई 400 काट के मेरे को 4600 रुपए दे दो, मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, नेगेटिव चल रहा है, मुझे बल्कि बैंक को 5000 देना है, तो बैंक वाला कहेगा देखो 5000 तो पहले का देना है और 400 रुपए डिस्काउंट का और बनता है तुम्हारा, तो आपके को 5400 रुपए देना है, और मैंने वो 5000 मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा कैशबुक में, तो मुझे क्या करना है, अब 400 रुपए से मैं लायबिलिटी बढ़ा दूंगा। चेक डिसऑनर्ड 400 से लायबिलिटी इंक्रीज कर दो। लास्ट में इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक 400 रुपए। अब क्या हुआ, बैंक में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, बैंक में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी थी, बैंक में ही इन्वेस्ट कर रखा था, पैसा एफडी करा रखा था, वहां से मुझे 400 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब मेरी लायबिलिटी होगी 4600 रुपए की, बैंक में इंटरेस्ट आया, मेरा पैसा आया, लायबिलिटी कम हो गई, बैंक वालों ने, मैंने कम नहीं करी, बैंक वालों ने कम कर दी, तो मैं भी अपनी लायबिलिटी 400 से कम कर दूंगा। और लायबिलिटी कम करने के लिए यहां लिखना पड़ेगा आपको, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड करके 400 रुपए से। अब आप चेक कर लो, टोटल कर लो, आपके पास टोटल लायबिलिटी ये रही और टोटल लायबिलिटी कम हुई इतने से, तो अब यहाँ पे रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी बच गई, रिमेनिंग कितनी लायबिलिटी आपकी बच गई, देखो ना, 5000 रुपए आपकी लायबिलिटी थी, फिर 100 रुपए लायबिलिटी बढ़ी, फिर 300, फिर 400, आपकी टोटल लायबिलिटी 5800 रुपए। 5800 में आपने 400 रुपए की लायबिलिटी कम हो गई, तो आपके पास अभी भी लायबिलिटी कितनी बच गई, इसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। और ये ओवरड्राफ्ट ही है, क्योंकि आपको पता है ओवरड्राफ्ट सीडी को हम मायने नहीं रखता, सीडी पहले बीडी बनाना होता है, लेजर अकाउंटिंग में सिखाया था, पहले सीडी को क्या बनाओ, बीडी बनाओ। और यहां पर देखो 5400 रुपए आपका दिख गया ओवरड्राफ्ट, ये होता है सर ओवरड्राफ्ट। हमें ये वाला बैलेंस से मतलब होता है, बीडी से, सीडी से हमें कोई मतलब नहीं होता, सीडी हमारा क्लोजिंग होता है, पहले क्लोजिंग को ट्रांसफर करो ओपनिंग में, और फिर वो देखो कहां पर है, क्रेडिट में है तो ओवरड्राफ्ट है। फिर आप कहोगे सर ये तो डेबिट में आ गया, तो ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, सीडी से मतलब नहीं, सीडी को पहले बीडी बनाएंगे, फिर देखेंगे बीडी किस साइड है, क्रेडिट में डेबिट में, क्रेडिट में, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। और आपको समझ में भी आ रहा है, 5800 की लायबिलिटी में 400 तो कम हुआ, 5400 की तब भी लायबिलिटी है। क्या मेरी सारी ट्रांजेक्शन ठीक कर दी, नहीं, मैंने कितनी ट्रांजेक्शन करी है, 1 2 3 4 ही ठीक करी, अभी 2 और बच गई, तो मैं याला बैलेंस ले लूं क्या दोबारा से, सर अगर याला बैलेंस लोगे तो ये ट्रांजेक्शन जो ठीक करी है उसका नलीफाई इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट खत्म ही हो जाएगा। आपको ये नहीं 5400 रुपए बैलेंस लेना है आपको, जिससे क्या होगा, आपका इफेक्ट जो आपने करा था वो सारा का सारा रहे। तो अब आप बनाओगे बीआरएस और लिखोगे यहां पर बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैशबुक। अमेंडेड कैशबुक के हिसाब से क्या बैलेंस बच गया, 5400 रुपए बचा, मेरी लायबिलिटी 5400 रुपए की है। अब 2 ट्रांजेक्शन और बची है, वो और कर दो, कौन कौन सी बची है, एक तो ऊपर चेक 2400 रुपए का इशू करा, कस्टमर आया ही नहीं, देखो ये रही कैशबुक, ये रही पासबुक, लेट सपोज एग्जांपल ले लो 5-5000 रुपए की लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मैंने एक चेक इशू करा, मैंने एक चेक इशू करा, चेक इशू करूंगा तो क्या होगा कि जिस पर्सन को चेक दे रहा हूं पैसा निकाल लेगा, तो मैंने कहा यार वो पर्सन पैसा निकाल लेगा, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, पर उसने निकाला ही नहीं, बैंक ने तो बढ़ाई नहीं, पर मैंने बढ़ा दी, मुझे लगा निकाल लेगा, मेरी लायबिलिटी मेरे हिसाब से 7400 हो गई, बैंक ने कहा कि भैया वो तो निकाल के ले ही नहीं गया, तो लायबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, तो मुझे भी अपनी लायबिलिटी 2400 से कम करनी होगी, तो माइनस कर दूंगा, तो मुझे अपनी लायबिलिटी 2400 से कम करनी होगी। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या बोलेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। मुझे कहीं से ये कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं लग रहा, बस फर्क कितना है, कुछ ट्रांजैक्शन कैशबुक में ठीक होगी और बाकी रिमेनिंग ट्रांजैक्शन बीआरएस में ठीक होगी। अब वो कह रहा है कि चेक डिपॉजिट करा, क्लियर नहीं हुआ 1200 रुपए का, एग्जांपल देखो,
मैंने चेक डिपॉजिट करा था 1200 रुपए का, तो मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट करा मैंने अपनी लायबिलिटी कम कर दी, मैंने कहा डिपॉजिट हो ही जाएगा, वो हुआ ही नहीं डिपॉजिट। तो बैंक की तरफ से तो लायबिलिटी 5000 ही रह गई, पर मेरी तरफ से मैंने 3800 की कर दी, क्योंकि जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट करा मुझे लगा भाई चेक क्लियर हो जाएगा, तो मैं घर आकर अपनी लायबिलिटी कम कर दी। तो अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए फिर दोबारा 1200 से लायबिलिटी बढ़ानी होगी। बढ़ा दो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, 1200 से लायबिलिटी आप बढ़ा दीजिए। अब आप कर दीजिए, बोलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से आपका बैलेंस क्या बच गया, ओवरड्राफ्ट कर लो सॉल्व, आ गया आपका आंसर। 4200 लाना था हमें, 5400 माइनस 2400 प्लस 1200, 4200 मैच कर गया। मुझे बताओ कहीं पर डाउट है आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर, बीआरएस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, बताइए। ठीक है, सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन है, अब जब हम सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। देखो जो छठा क्वेश्चन है बुक में, और एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज नंबर का 9वां क्वेश्चन, 9वां नहीं 10वां क्वेश्चन है, छठा और 10वां वो सेम है। आप चेक कर लीजिए, 1407 रुपये, 15,073 और 16,480, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और ये हमारा छठा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन का, ये सेम है 1407, 15,073, 16,480 रुपए। तो दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि दोनों ही सेम है ना। अब एक चीज और देख लो, पहली ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस 35 रुपए, और यहां पर देखो नीचे 10वें में बैंक चार्जेस 35 रुपए, बाकी सारा सेम है, कॉपी। चलो अब 10वां क्वेश्चन या कुछ भी कह लो आप, एक क्वेश्चन जो बताया 10वां वो और करते हैं और कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, ठीक है ना। पहले पढ़े एक बार, क्या था, फ्लोइंग इज द समरी, फ्लोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ कैश बुक फ्रॉम मिस्टर आदेश ट्रेडिंग फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर। कह रहा देखा हमारे पास कुछ समरी है, और समरी ये है कि हमारे पास शुरुआत में 1407 रुपये पड़े थे, फिर हमने कुछ पेमेंट करी, कुछ रिसिप्ट हुई है 15,073 रुपये, और हमारे पास जो बच गया नेट बैलेंस 960 रुपये बचा। सुनो क्या बोल रहा है, आपको पॉजिटिव बैलेंस है, देखो ना ये रिसिप्ट यहां नहीं यहां आएगा। आप खुद कैलकुलेटर पकड़ो हाथ में, कैलकुलेटर में लिखो कि मेरे पास 1407 रुपए थे शुरुआत में, इस ओपनिंग बैलेंस मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस था 1407 रुपए, फिर मुझे 15,073 रुपए और रिसीव हुए, तो 1407 में 15,073 रुपए और रिसीव हुए, 15,073 रुपए और रिसीव हुए, तो मेरा पैसा आ गया 16,480। 16,480 में 15,520 का ही मैंने खर्चा करा, 15,520 का ही खर्चा करा, तो 960 रुपए अभी मेरा पॉजिटिव बैलेंस बच गया है। तो मुझे क्या गिवन है, बैलेंस सीडी जो दे रखा है ये पॉजिटिव है, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक मुझे गिवन है। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं बनाऊंगा अमेंडेड कैश बुक, क्या बनाऊंगा मैं, अमेंडेड कैश बुक। और कौन सा लूं, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस। कैश बुक का कौन सा बैलेंस लेना है सर, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस लेना है आपको। अमेंडेड कैश बुक में कौन सा बैलेंस लेंगे, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। और कहां लेंगे, यहां पर। मुझे एक बात बताओ, एक बात बताइए सर, ये जो सीडी है अगली बार आकर बीडी नहीं हो जाएगा, यहां पर टू बैलेंस बीडी 960 रुपए कहूंगा नहीं, 960 रुपए मेरा लास्ट बैलेंस है कैश बुक का, तो यहीं से स्टार्ट करो, टू बैलेंस बीडी मैं कहूंगा अभी मेरे पास 960 रुपए बचे मेरी कैश बुक के अनुसार, जो मैंने कैश बुक बना ली है, इसी साल की कैश बुक है जो मैंने बना ली है, उसके हिसाब से 960 रुपए देख रहे हैं। अब देख रहा हूं उसमें कौन सी गलती हमने करी वो ठीक कर रहा हूं। 960 रुपए गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच नहीं कर रहा, तो मैं दोबारा कैश बुक बना रहा हूं और ये बैलेंस को ठीक कर रहा हूं जो मेरा एंड बैलेंस आया था। अब एक एक करके पढ़ता हूं, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कहां पर गलती हुई। अब कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगी, या लीजिए बैंक चार्जेस 35 रुपए वर नॉट एंटर इन अ कैश बुक, ये वाली कैश बुक में जाएगी। अ चेक ऑफ 47 इशू टू सप्लायर वर एंटर बाय द मिस्टेक एज अ कैश, मिस्टेक एरर, अगर कहीं पर एरर हो जाए कैश बुक के अंदर वो भी कैश बुक में जाएगी। अ चेक ऑफ 1800 रुपए रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज अ रेफर टू ड्रॉर बट इट नॉट एंटर इन अ कैश बुक, ये फिर जाएगी नॉट एंटर इन अ कैश बुक। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम सितंबर शुड बी हैज बीन 1470 रुपए कर दिया, गलती कर दी वहां पर। चेक पेड टू सप्लायर 214 रुपए, 370 रुपए हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, ये नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान देना, ये भी नहीं।
बैंक चार्जेस रॉन्गली आदर्श ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, ये भी नहीं, बैंक स्टेटमेंट, हाँ बैंक, ये हमें आंसर दे रखा है, कह रहा है जी बैंक पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिख रहा है 124 रुपए का, मतलब फेवरेबल से स्टार्ट कर रहे हैं और ओवरड्राफ्ट में पहुंच गया। पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है 124 रुपए, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट सो ओवरड्राफ्ट 124 एज 30 सितंबर 2015, 30 सितंबर को दे रखा है, 30 सितंबर को दे रखा है दोस्त, 30 सितंबर, और मैं कहाँ की बना रहा हूँ, सितंबर की बना रहा हूँ, महीने की, ठीक है सर। चलो अब जो जो ट्रांजेक्शन आपको समझ में आती है पहले आप वो कर दो, बात की बाद में देखेंगे। जो ट्रांजेक्शन अभी आपको क्लियर हो रही है पहले वो करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन बताओ क्या कहाँ जाएगा, जल्दी चलिए। पहली ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस, 35 रुपए का बैंक चार्जेस कैशबुक में एंटर नहीं करा। अभी कैशबुक मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब मेरे को ओवरड्राफ्ट नहीं है, मेरा फेवरेबल है, तो मुझे उस हिसाब से सोचना है, फेवरेबल के हिसाब से मुझे किस हिसाब से सोचना है, फेवरेबल। तो चलो कैशबुक है, ये पासबुक है, ठीक है। 960 मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, 35 रुपए बैंक ने पैसे काटा और मैंने काटा नहीं, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो मेरे हिसाब से कैशबुक में 960 रुपए दिख गया, पर बैंक वालों ने पैसा काट दिया। कितना कर दिया, 960 से 35 काट लिए, 925 कर दिए। तो मुझे भी क्या करना चाहिए, कैशबुक से पासबुक में पहुंचने के लिए वो 35 रुपए डिडक्ट कर लेना चाहिए, सिंपल, कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। बट इधर ओवरड्राफ्ट के पॉइंट से मत सोचना कि मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, अरे लायबिलिटी तो तब बढ़ती है जब लायबिलिटी हो पहले से। मेरा पैसा पड़ा बैंक में 960 रुपए, 960 रुपए मेरे पड़े थे, 35 रुपए बैंक चार्जेस काटा, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, तो मैं भी डिडक्ट कर लूंगा 35 रुपए। बताओ पैसा जाएगा तो क्या करना पड़ता है हमें, क्रेडिट, यहां लिखते हैं बाय बैंक चार्जेस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैंक चार्जेस, कि भैया पैसे कटेंगे 960 पे 35 रुपए कट जाएंगे, सिंपल है। ये तो ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, ये तो ओवरड्राफ्ट नहीं है भैया। चलो इसके बाद अगला अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन 47 रुपए का चेक इशू करा था सप्लायर को, वाज एंटर मिस्टेक एज अ रिसिप्ट इन अ कैश बुक। ओ हो, मैंने सप्लायर को चेक दिया 47 रुपए का, सुना ध्यान से, एक बात मुझे बताओ, मैंने जब 47 रुपए चेक दूंगा सप्लायर को तो मेरा पैसा जाएगा या कम हो जाएगा? मैं किसी को चेक दे रहा हूं तो वो मेरे बैंक से पैसा निकालेगा, इसका मतलब जब वो मेरे बैंक से पैसा निकालेगा तो मेरा पैसा कम हो जाएगा ना। मैंने बढ़ा दिया, यहां मिस्टेक कर दी मैंने कैश बुक के अंदर, जहां 47 रुपए आपको अपना कैश कम करना चाहिए था, क्योंकि आप चेक किसी को इशू कर रहे हो तो आपका कैश कम होना चाहिए था, आपने उल्टा बढ़ा दिया, आपने उल्टा बढ़ा दिया। आपने क्या करा, 47 रुपए ऐड कर दिए, जहां माइनस करने थे वहां आपने ऐड कर दिए। तो आपने क्या करा सर, आपने यहां से, बैंक ने तो कम करे, बैंक तो दोस्तों कम करेगा, मेरी बात को ध्यान समझिए क्या हो रहा है यहां पर। 960 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े थे, मैंने एक 47 रुपए का चेक आपको दिया, जैसे मैं 47 रुपए का चेक आपको दूंगा, आपने बैंक गए, बैंक से पैसा निकाला, तो 960 रुपए बैंक ने कम कर दिए, 960 में 47 रुपए कम कर दिए, करेगा ऑब्वियस है। 960 रुपए मेरे बैंक में पड़े थे, 47 रुपए का एक चेक लेकर कोई आया बैंक में, पैसा निकाल के ले गया, तो बैंक वाले ने 913 कर दिए, बैंक वाला तो अकाउंट से पैसे काटेगा, बिल्कुल काटेगा, ठीक है सर। मेरे को भी काटने चाहिए थे, मुझे भी 47 रुपए डिडक्ट करने चाहिए थे, क्योंकि मेरे बैंक से निकला था, मैंने गलती कर दी, माइनस की जगह प्लस कर दिया, यहां गलती होगी। 960 में जहां 47 माइनस करने थे वहां गलती से मैंने 47 ऐड कर दिए, 1007 कर दिए, ये हुआ है सर असली खेल, समझ में आया? क्या चेक ऑफ 45 रुपए इशू करा सप्लायर को चेक दिया, वो बैंक से पैसा निकाल के ले गया, हमारा 47 रुपए कम हो गया बैंक पर मिस्टेकली मैंने रिसिप्ट कर दिया, रिसिप्ट मतलब पैसा आया है ये मान लिया, जहां पैसा मेरा गया था सप्लायर को वहां से मैंने गलती से क्या मान लिया, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में डाल दी, डेबिट साइड मतलब पैसा आ गया, तो मैंने क्या गलती करी, मैंने ऐड कर दिया, अपने पैसे को बढ़ा दिया, रिसिप्ट कर दी। तो अब मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, देखो 1007 में 913 माइनस करना, 1007 में 913 माइनस करेंगे तो आपको यहां पर 94 रुपीज कम करना होगा। अगर 1007 को 913 बनाना चाहते हो तो 94 रुपए कम कर दो, दो बार 47 माइनस करना पड़ेगा, एक बार 47 माइनस करना पड़ेगा जो आपने गलती करी और जो माइनस होना चाहिए था वो, दो बार 47 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 94, वो छोड़ो दो बार करना है, सीधा सीधा देखो ना, मेरा 1007 बैलेंस हो गया और बैंक की तरफ से 913, अब 1007 को 913 बनाने के लिए 94 माइनस कर दो, और ये 247 है, यहां लिख दूंगा रॉन्गली ट्रीटेड एज अ रिसिप्ट, रॉन्गली रिसिप्ट मान ली थी और उसको ठीक कर रहा हूं, 94 रुपीज माइनस कर रहा हूं अपनी कैश में से, बहुत बढ़िया। अगला एक चेक था 18 रुपए का, रिटन बाय द बैंक, मार्क्ड एज रेफर टू ड्रॉअर बट इट नॉट एंटर इन अ कैश बुक। एक चेक था जो बैंक की तरफ से रिटर्न हुआ है, एक चेक था जो बैंक की तरफ से दोस्तों रिटर्न हुआ है, इसकी एंट्री क्या होगी सोचो, मैं ही बता रहा हूं 1 मिनट में, एंट्री सोचो, आया समझ में?
क्या है ये? देखिए मुझे एक बात बताओ, बैंक चेक रिटर्न कब करेगा? जब मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया होगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। बैंक चेक रिटर्न क्यों करेगा हमें? हमारा चेक बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तभी तो रिटर्न करेगा। तो मान लो कि मैंने ना 18 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था, रिटर्न की कहानी कब आएगी आप ये सोचो पहले। बैंक ने 18 रुपए का चेक मुझे रिटर्न करा, वो क्यों करेगा रिटर्न मुझे? क्योंकि मैंने डिपॉजिट कराया होगा। तो शुरुआत में आते हैं, पहले मैंने डिपॉजिट कराया होगा चेक, तो जैसे ही मैंने 18 रुपए का चेक डिपॉजिट कराया तो घर आकर मैंने 18 रुपए अपने बैंक में जोड़ दिए और मैंने ये सोचा कि यार 960 तो पहले से पड़े थे, 18 रुपए और आ जाएंगे, 978 रुपए हो जाएंगे। पर बैंक ने क्या करा? उसको बढ़ाया ही नहीं। क्यों? बैंक ने जो चेक मैंने डिपॉजिट कराया था वो रिटर्न कर दिया, वो डिपॉजिट करा था वो रिटर्न कर दिया। तो बैंक ने जब रिटर्न कर दिया तो क्लियर नहीं हुआ वो चेक, इसलिए अब क्या होगा? 960 रुपए मैंने तो कम कर दिए, अब मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा? वही 18 रुपए माइनस करना होगा, क्योंकि मैंने एंटर नहीं करा कैश बुक में। बाय। ठीक है, ये कहानी हुई कि जो 960 रुपए का चेक रिटर्न आया उसको मैंने माइनस नहीं करा। मैंने बढ़ा तो दिया पर मैंने माइनस नहीं करा उसको। ये कहानी है कि माइनस करना भूल गए आप कैश बुक में। सर 960 रुपए आपने चेक डिपॉजिट कराया था 18 रुपए का, तो 978 कर दिया आपने घर आकर। आपने सोचा चेक जो डिपॉजिट कराया क्लियर हो जाएगा, बैंक ने हमें वापस भेज दिया। अब मैंने जो ऐड करा 18 रुपए वो माइनस करना भूल गया, क्योंकि क्या हुआ कि जब बैंक ने रिटर्न करा तो मैंने जो बढ़ाया था उसको माइनस करना चाहिए था, मैं करना ही नहीं भूल गया। नॉट एंटर इन कैश बुक मैंने करा ही नहीं, तो कर दो आप, कोई बात नहीं, आपने नहीं करा ना माइनस, यही तो मिस्टेक है, इसी की वजह से तो डिफरेंस आ रहा है। तो कोई बात नहीं, चेक रिटर्न जो हुआ था उसका पैसा आपने माइनस नहीं करा था तो माइनस कर देंगे। चेक रिटर्न 18 रुपए आप अपने अकाउंट को कम कर दें। अब आ जाइए अगला। अगला कह रहा है देखिए जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है सितंबर 2014 का वो 1470 हुआ है। यही वाली कहानी, ये वाली। सर यहां पर आपने गलती करी, ये 1407 नहीं 1470 आना चाहिए था। वो कह रहा है 2014, ये 2015 का है, सितंबर 2015 का। कह रहा है सितंबर 2014 से जो बैलेंस आया है 15 के अंदर, मतलब जो ब्रॉडवर्ड हुआ है 14 सितंबर 2014 नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, सितंबर से पहले महीना होता अगस्त। द बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड इन सितंबर 2015, 15 होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था, 2014 में थोड़ा ना 15 में। कह रहा है जो ब्रॉड डाउन हुआ है, ब्रॉड डाउन कहां से होगा? अगस्त के महीने से। अगस्त के महीने से जो कैश बैलेंस सितंबर में आया है वो 1470 आया था, आपने गलती से 1407 कर दिया। ओहो, क्या कर दिया आपने? अपने रिसिप्ट साइड को कम कर दिया भैया। जहां 1470 रुपए रिसिप्ट साइड में जुड़ना चाहिए था, 1470 रुपए रिसिप्ट साइड में, यहां पर 1470 जुड़ना चाहिए था, आपने कितना जोड़ा? 1407। इसका मतलब आपने यहां भी गलती करी है, यहां पर आपने 63 रुपीज कम जोड़ा है। सिंपल सिंपल कहानी है, आपने अपने रिसिप्ट साइड को 63 रुपए कम दिखाया है। तो यार दिखा दो ना ठीक करने के लिए, 63 रुपए कम दिखाया था ना, तो आप क्या करोगे? 63 रुपए दिखा दोगे। तो यहां पर आएंगे रॉन्गली एंटर ब्रॉड डाउन बैलेंस, कुछ भी लिख लो जो आपको ठीक लगे। ब्रॉड डाउन बैलेंस को हमने गलत एंटर कर दिया। क्या एंटर होना था? सर 1470 रुपए आपने डालना था रिसिप्ट साइड में, आपने डाला 1407 रुपए, मतलब आपने 63 रुपए कम दिखाया। तो कोई बात नहीं, बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई। जो आपने कम दिखाया जितना अमाउंट यहां पर, उतना अमाउंट आप बढ़ा के दिखा दो। अगला, अब ये तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ये वाला तो नहीं आएगा। हाँ, द बैंक चार्जेस अ चेक रॉन्गली टू द अदर्स अकाउंट एज 7, ये वाला पार्ट तो नहीं है सर। एक क्या हुआ है, एक बैंक चार्जेस काटा गया है और बैंक चार्ज अ चेक रॉन्गली आदर्स ट्रेडिंग अकाउंट, आदर्स के अकाउंट में बैंक ने गलत चार्ज कर दिया 72 रुपए। मतलब ये हुआ कि आदर्स का अकाउंट होगा बैंक के अंदर, तो आदर्स के अकाउंट में 72 रुपीज डेबिट कर दिया बैंक ने, वो गलत है, वो रॉन्गली डेबिट करा गया है। तो ये पासबुक में गलती है ना, कैशबुक पे तो नहीं है। तो बस कैशबुक की सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। देखो अमेंडेड कैशबुक में 2 ट्रांजेक्शन कभी नहीं आएगी, याद रखिएगा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। इसके अलावा वो ट्रांजेक्शन जो कैशबुक में गलती हो रखी है, रॉन्ग कर दी, या वो ट्रांजेक्शन जो कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं करी, वो ही आती है। चेक डिपॉजिट चेक इशू की ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। अब चलो एक बार टोटल कर लेते हैं कि कितना कितना हिसाब बना। 960 रुपए में 63 रुपए कम दिखाए थे, तो 1023 हो गए, ठीक कर दो। इसके बाद
1023 में से अब माइनस करो 35, 94 और 18, मेरा जो बैलेंस बच गया वो 76 है। इसको बोलूंगा बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी इसका मतलब ये मेरा अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस आ गया। अब मैं यहां से बीआरएस बनाऊंगा और जो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई वो रिकॉर्ड करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे बीआरएस, हम बीआरएस बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक के हिसाब से मेरा कितना बैलेंस अभी दिख रहा है? अच्छा, ये पॉजिटिव बैलेंस है ना, ये तो पॉजिटिव है। 876 मेरे अकाउंट में पड़े हुए पैसे अभी। यस, दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस। अब कौन सी दो ट्रांजेक्शन रह गई है? 3 ट्रांजेक्शन रह गई है। पहली ट्रांजेक्शन ये रह गई है कि आपने एक चेक सप्लायर को दिए थे 214, 370, 30 रुपए के। मतलब टोटल कितने के चेक आपने सप्लायर को दिए? 214, 214, 370 एंड 30। टोटल 614 रुपए के आपने चेक सप्लायर को दिए। ठीक है, अभी 876 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं। तो देखो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, सुना ध्यान से। 876 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं और आपने 614 रुपए के चेक इशू करे प्रेजेंट के पेमेंट। जैसे आपने 614 के चेक किसी को दिए, आपने सोचा वो बैंक से पैसा निकाल लेगा, पर उसने निकाला नहीं, वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के टाइम में। 614 रुपए का चेक आपने जैसे सप्लायर को दिए, आपने सोचा पैसा निकाल लेगा, तो अपने अकाउंट को कम कर दिया। आपने 876 में 614 माइनस कर दिए, तो आपने 262 रुपए कर दिया आपके अकाउंट को, पर उसने कम करे नहीं, क्योंकि वो पैसा निकालने नहीं है, सप्लायर ने पैसा निकाला नहीं। तो मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए वही 614 ऐड करने होंगे। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करा पर पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ है। 614 रुपए मैंने माइनस कर दिया था, अब मैं बढ़ा दूंगा। अब यहां से माइनस भी होगा। क्या माइनस होगा? डिपॉजिट करा था 1542 रुपए सितंबर में, क्लियर नहीं हुआ। अब क्या हुआ जरा ध्यान देना। मान लो मेरे अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, और 1000 मैंने ना 1540 रुपए डिपॉजिट करा पर वो क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा भाई डिपॉजिट करा, तो मैंने सोचा डिपॉजिट हो जाएगा, तो मैंने अपने अकाउंट को बढ़ा दिया, पर वो क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा? वही 1540 जो आपने बढ़ा देता हटा दो। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, सिंपल कहानी है। चेक आपने डिपॉजिट करा, ठीक है, आपने अपने अकाउंट को बढ़ा दिया, पर वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप अपने अकाउंट जो बढ़ा दिया था उसको माइनस कर दो। 1540 रुपए आप यहां से कम कर देंगे। अगला लास्ट है, बैंक ने गलत चार्ज काट लिए 72 रुपए। क्या हुआ कि मान लो मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से 72 रुपीज डिडक्ट कर लिए, जबकि होना नहीं चाहिए। तो वो कोई बात नहीं, तो मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 100 है, पर बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना हो गया? 18 रुपए। तो मुझे यहां से यहां पूछना है, भावुक नहीं होंगे ना, लास्ट बार बोल रहा हूं, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, लास्ट वाला, भावुक नहीं होना कि गलती तो बैंक की है, ना ना ना, हमें तो सिर्फ कैश बुक से पासबुक में जाना है। तो मुझे भी 72 रुपए यहां से माइनस करने हो। रॉन्गली चार्ज्ड बाय बैंक, रॉन्गली चार्ज्ड बाय बैंक 72 रुपीज। अब आ जाएगा नीचे बैलेंस। तो मेरे अकाउंट में 876 रुपए पड़े थे, फिर 614 मैंने और ऐड करा, मेरे अकाउंट में आए 1490 रुपए। टोटल मेरे अकाउंट में 1490 हो गए। कैसे? 876 कैश बुक से आया और 614 रुपए मैंने और इशू ऐड करा, जो क्या किसी को था प्रेजेंट नहीं हुआ था, 1490 हुआ। अब 1540 माइनस कर रहा हूं, कैसे हो जाएगा माइनस? मेरे अकाउंट में 1490 पड़े, 1540 कैसे माइनस कर दोगे? मतलब नेगेटिव चले गया आपका बैलेंस, और फिर 72 रुपए और माइनस कर दो। तो मतलब 72 नहीं है, 74 है, कितने हैं? 72 ही है यार, 1540 नहीं 1542 है। तो 1540 नहीं 1542 है। तो 124 रुपए मेरा आंसर नेगेटिव में आया। मतलब था मेरा पॉजिटिव बैलेंस और आते आते नेगेटिव हो गया सर। इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और मेरा मैच कर गया। कैसे मैच करा सर? ये देखो ना, यहाँ पर क्वेश्चन में लास्ट में लिखा था कि बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 124 रुपए का 30 सितंबर को, एंड दिस इज द खत्म, दिस इज फाइनल। एक क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, ये नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए। हालांकि मैं हर अटेम्प्ट में कराता था पहले ये, पर नहीं, इस अटेम्प्ट में नहीं, इस टाइम में नहीं करना।
मैं पिछले 5-6 सालों से ये क्वेश्चन करा ही रहा हूं, कोई यूज नहीं है, ना कभी पूछा गया ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को काट दिया है मैंने, हटा दिया। अगर करना है तो मेरी पुरानी वीडियो, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन करना है तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपनी पुरानी वीडियो शेयर करूंगा आपको, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पुरानी वीडियो में आपको क्वेश्चन मैं दे दूंगा, अगर किसी को करना है तो। नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आना भी है पेपर के अंदर। बीआरएस के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बस एक क्वेश्चन को छोड़कर 11वां, मतलब 10 क्वेश्चन हमने बीआरएस चैप्टर के अंदर कर लिए हैं, और सारे लॉजिक खत्म भी कर दिया और चैप्टर भी खत्म हो गया। यहाँ पर क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और अब खत्म चैप्टर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।